नाज़रीन, आज कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये किसी भी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है और पाकिस्तान के बाद वो फ़िलिपीन भी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लागू करने के बाद कनाडा ने अपनी तजारती हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं और अब अपनी मईशत का रुख अमेरिका से मोड़कर यूरोप और एशिया की मंडियों में बरामदात बढ़ाने और आज़ाद तजारती मुआहदों और सरमायाकारी को फ़रोग देने की तरफ मोड़ लिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा पाकिस्तान के साथ तजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। Pakistan is an important country in terms of our trade diversification strategy, and Canada sees opportunities to expand agricultural trade. We look forward to seeing more Canadian products, including canola, chickpeas, and lentils. And I am so pleased that the Canadian company JCM Power, in partnership with Karachi Electric, will soon begin development of the 240 megawatt Dabeji hybrid wind and solar project, bringing together Canadian expertise and Pakistan's clean energy goals. We also see potential for collaboration in mining and critical minerals, including through Barrick's investment in the Reko Diq project. And I'm pleased to announce today that Canada will invest more than $2.2 million in 3 new security initiatives with Pakistan through Interpol and the United Nations, among other organizations. कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने माइनिंग के शोबे ख़ास तौर पर रेको डेक के मंसूबे के हवाले से भी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। वाज़ेह रहे नाज़रीन के रेको डेक में से मदनियात निकालने के लिए कनेडियन कंपनी बैरक माइनिंग के पास 50% हिस्सा है। इस साल अप्रैल में कंपनी ने बलूचिस्तान में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से प्रोजेक्ट की तरक्की की रफ्तार को 2027 तक सुस्त करने का ऐलान भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है तो दूसरी तरफ बरामदात के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान को कुछ मज़ीद अहम इक़दामात करने होंगे, चूँकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन की तरफ से GSP प्लस स्टेटस के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जारी की गई है। GSP प्लस यूरोपियन यूनियन की एक खसूसी तजारती रियायत है जिसके तहत पाकिस्तान अपनी जो बेशतर मसनूआत यूरोपीय ममालिक को कम या बग़ैर कस्टम ड्यूटी के बरामदात कर सकता है और इसके बदले में पाकिस्तान को मुल्क में इंसानी हकूक़ के हवाले से कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता है। इट्स अ स्वीट डील। अब वाज़ेह रहे कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के कौमी कमीशन के क़याम, सज़ाए मौत के दायरा कार में कमी, घरेलू तशद्दुद के कानून और जबरी मुशक्क़त के खिलाफ इक़दामात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। ताहम रिपोर्ट जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत इक़दामात के इल्ज़ामात पर शफाफ तहकीकात और एहतसाब की ज़रूरत पर जोर दे रही है। इसमें आज़ादी इज़हार राय की बिगड़ती सूरत हाल और ख़ास तौर पर पीका में तरामीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और हालिया आइनी तरामीम के बायस अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर इन इस्लाहात के मुमकिन असरात के हवाले से खदशात का इजहार भी किया गया है। एक तरफ नाजरीन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ सियासी जमातों की तवज्जो कश्मीर पर है, जहां वो अगले हफ्ते इलेक्शन में सियासी पंजा आजमाएंगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद से, और सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले नासिर भट्ट साहब, अगर कश्मीर के बारे में बात की जाए, चूँकि तुसी भी कश्मीरी हो, तो जो सारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीरें थी उनका निशाने के ऊपर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और उन्होंने उनका एक राय बनती हुई नज़र आ रही थी कि जो कश्मीर में हालात बिगड़े वो आप लोगों की मिसमैनेजमेंट की वजह से बिगड़े। वो आप लोगों के कुछ वज़ीर थे जिन्होंने इस किस्म के, वो ये समझते इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी जिसके नतीजे में हालात यहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बारे में बात की, तो बात यह है कि अब वहाँ इलेक्शन है, हर सियासी जमात अपना बयानिया बनाएगी,
अपनी बात करेंगे। ज़ाहिर है कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वफाक में, लेकिन हमारा नज़रिया और उनके नज़रिए में फ़र्क है। हमारा यही है कि जब भी हुकूमत आए मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप देख लें रिकॉर्ड, जब भी हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, हमने रिकॉर्ड कायम किए, अच्छे काम किए, मोटरवे बनाई, बिजली नहीं का मकसद रिफॉर्म देखिए खत्म ना, हुआ। अभी का तो सूरत हाल आपको भी पता है अच्छी तरीके से क्या है जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है। अगर कुछ आपके वजीर इस तरह की स्टेटमेंट्स ना देखते, ख़ास तौर पे एक स्टेटमेंट के जी रावला कोर्ट वाले जो हैं वो कश्मीरी नहीं है, वो तो कश्मीरियों को बहुत बुरा लगा। तो आपको लगता था कि अगर कुछ मामला ज़्यादा शाइस्तगी से हैंडल किए जाते तो बेहतर ना था? मैं कहता हूँ कि नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात है। ख्वाजा साहब ने इस कंटेस्ट में बात की, लेकिन एक मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात करता हूँ, जिम्मेदार आदमी हैं, उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी इस तरह के होते हैं, वो हालात मज़ीद कशीदा होने का ख़तरा होता है। ठीक है, आप वोट लेने के लिए बात करते हैं, लेकिन अगर आपके बयानात से हालात मज़ीद ख़राब हों, मसलन उन्होंने ये कहा कि 12 सीटें तो होनी नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं कहना चाहिए था कि हम 12 सीटें ख़त्म कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि 12 सीटें ख़त्म हो। तो आप मुझे बताएं, जो इतने कश्मीरी तो रहते हैं, महाजर रहते हैं, क्या हमने उनकी दराजारी करनी है? वो यहाँ अगर आके हमने उनको नवाजी हमारी है, ये क्या है? नहीं होना चाहिए। हाँ, सीटें कम करते हैं, उनमें कुछ इस्लाहात करते हैं, तो उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में। मतलब बिलावल भुट्टो जिम्मेदार आदमी है, इस तरह का बयान देना कशीदगी बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, ज़मीर घुमरो साहब, आपने नासिर भट्ट साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे जिससे कशीदगी मजीद बढ़े। देखिए, कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। उसमें जो है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे, सबसे ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल जो है वो डिमांड था ये 12 सीटें। तो इस हवाले से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पर भी कहा कि एक प्रपोजल ये भी है कि जो है ये सीटें जो है वो 33 जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उसके अलावा रिजर्व की जाए। तो ये प्रपोजल था। दूसरे प्रपोजल भी आए। तो मेनली जो कंटेंशन था ज्वाइंट एक्ट, हमने जो उन्होंने वायलेंस यूज किया, हमने उसको जो है वो अप्रूव नहीं किया, हमने उसको कंडेम किया कि देयर इज नो रूम फॉर वायलेंस। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जो और टास्क पॉलिटिकल डिमांड्स थे, तो हम ओपन थे कि ये पॉलिटिकल डिमांड उनकी है। वो कहते हैं कि भाई 12 सीटें जो बाहर से आती है वो गवर्नमेंट वो चलाते हैं और हमारा जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है मुतासर होता है। तो वी वर ओपन टू टास्क, और मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हम टास्क करते हैं, लेकिन उसमें इश्यूज थे कि वो मुस्लिम लीग की तरफ से कि हम जो है वो इसको जो है वो आगे ले जाएंगे। वो जो कहते थे कि जो है वो, क्योंकि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, तो हम इस इशू को जो है वो हल करें। तो हमने ये प्रपोजल दिया। उसके अलावा इनके बयानात आए। एक वजीर ने कहा कि ये 12 सीटें तो हमारे जेब में पड़ी हैं। दूसरे वजीर ने कहा कि ये रावला कोट वाले कश्मीरी नहीं है। तो ये जो बयानात हैं, ये सूरत हाल को उन्होंने कशीदा किया। बिलावल भुट्टो साहब ने तो उन बयानात के हवाले से स्टेटमेंट देकर कश्मीरियों को जो है वो कूल डाउन किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को खत लिखा, उन्होंने भी खत लिखा कि जो है ये जो आपके मुतालबात हैं, हम पॉलिटिकल जो है वो डायलॉग में यकीन रखते हैं और पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही जो है डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो होते हैं। हमारा मंशूर भी यही है। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गवर्नमेंट को जो है वो रेस्क्यू किया है। कश्मीर में जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो अपनी पॉलिसी लेकर चल रही थी, जो कि कश्मीर के सेंटिमेंट्स को जो है वफाकी वज़रा जो वो ठेस पहुंचा रहे थे। एक छोटी सी बात, जब पिछली हुकूमत होगी तो हम इलेक्शन कराना चाहते थे, उसी वक्त उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस बात पे कहा कि हमें 3-4 महीने हुकूमत करनी है, और फिर अगर वो उस वक्त इलेक्शन हो जाते, मेरा ख्याल है इस तरह की सूरत हाल भी ना होती। लेकिन फिर हमने अपने ताजों की बात मानी, वहाँ उन्होंने हुकूमत बनाई, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। आप समझते थे उस वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। ये आपने बड़ा अहम जो है नुक्ता उठाया, इसके ऊपर मैं मजीद गुफ्तगू करती हूँ। राना आतिफ साहब, आपकी जो पार्टी है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा, जब आज़ाद जम्मू कश्मीर की बारी आई तो आपने बॉयकॉट कर दिया, इसकी क्या वजह है? मैं आपके पिछले प्रोग्राम में इसके बारे में बात कर चुका हूं कि हमारा ये ख्याल है कि एक हद होती है हर चीज की, उसके बाद आप उस प्रोसेस को लेजिटिमाइज करने का कोई फायदा कोई नहीं होता। सबको पता है कि ये किस तरह के इलेक्शन होने हैं, किस तरह के इलेक्शन नहीं होने। और ये जो दोनों जमातें हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो ये कैंपेन देख रहा हूँ, तो गलत फैसला था आपका गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस लड़ना और पाकिस्तान में इलेक्शन बॉयकॉट करना चाहिए था।
हम बाइकआउट नहीं करते, हमें पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा जाता है। आप फर्क समझे। नहीं मगर देखिए ना, वो तो बात नहीं, दुरुस्त है आपकी, सही कह रहे हैं आप, मगर देखिए ना एक फर्क तो है ना स्ट्रेटजी में। आप गिलगित नहीं, बल्तिस्तान के yes, इलेक्शंस के अंदर उतरते हैं, सियासत में जैसे भी आपके साथ सियासत- सलूक होता है आप उतरते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर उतरते हैं, मगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर आप नहीं उतरते, तो देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रेटजी ना राना आतिफ साहब। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम 8 फरवरी को उतरे और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री पीटीआई ने की, हमारा ख्याल था कि हमारा जो मैंडेट है, हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं, वो हमें दी जाएंगी, वो हमें नहीं दी गई। ऐसे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हुआ, फॉर्म 47 के 17 लोगों से एक हुकूमत बन गई, मार्ज वजूद में आ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो रही है। फिर हमारा ख्याल था शायद कोई पॉलिटिकल कोई मसाइल का हल निकल आएगा, उसके बाद भी नहीं हुआ। देखें, 3 साल से हमारी जमात को रेकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो उसके बाद तो कोई तुक्की नहीं बनती कि एक इस तरह के इलेक्शन में जिसमें एक जमात को रेकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा। देखिए, 8 फरवरी का इलेक्शन तो हमने इस उम्मीद पे लड़ा था कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के बाद हो जाएगी, हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाएगा वफाक में और पंजाब में, जो हमारा मैंडेट था। अगली बात नहीं सर, ये इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं एक सवाल जरूर करूंगी, तो फिर मैं क्या समझूं जो आपने अभी जो लॉजिक मुझे बताई है, उसके तहत जो आगे इलेक्शंस आएंगे आप उनका भी बॉयकॉट करेंगे, जो कि आपने सीख लिया है पिछले इलेक्शन से कि कोई आप लोगों को कोई स्पेस नहीं मिलती, क्या ये आप करने जाएंगे अगले इलेक्शंस में? देखिए मुनीज़े, हमने इन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। आपको याद होगा कि जब हमारे 8 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया पंजाब के एमएलए को, हमने उन इलेक्शन का भी बाइकआउट किया। एक जो जगह में हमने इलेक्शन लड़ा, वहां पे पार्टी की जो वो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा जी कि हमें आप लड़ने थे, लेकिन हमने 90% इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया कि अब हमने जिस प्रोसेस में हमें फ्री एंड फेयर चांस नहीं मिलेगा, हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। मगर राना आतिफ साहब, अब देखिए ना जो सिचुएशन बन गई है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा तो मौका मिला है। मेरा ख्याल है आप लोग ये फैसला कर रहे थे कि आप वापस जाएंगे, आप कमिटीज के अंदर बैठेंगे तो हालात वहाँ पे आप बेहतर कर सकेंगे।